तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। 3D दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और एक है प्लेन। 50-50% पार्ट है। और इसमें ये एक अच्छी बात है कि जितना भी NCERT में है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा जो है वो जेई में। तो इसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो है वो घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछ सकते। बस आपको इसके फॉर्मूले और इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो NCERT के अच्छे से करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, कुछ पुराना रिवीजन कर लेते हैं एक दो पॉइंट्स के बारे में। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमें पता है कि जैसे 2D में √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसमें z2 - z1 का भी होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। फिर इसमें सेक्शन फार्मूला आता है। सेक्शन फार्मूला में इंटरनली और एक्सटर्नली mx2 + nx1 अपॉन m + n, इसी तरह y में आ जाएगा, इसी तरह z में आ जाएगा, और एक्सटर्नली में माइनस हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला में x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। सेंट्रॉइड चाहिए ट्राइंगल का, तो x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3, और z का ऐसे ही हो जाएगा। फिर आता है इसमें एक ऑक्टेंट का सिस्टम। ऑक्टेंट में भी हमने पहले बात की थी कि इसमें 8 पार्ट में डिवाइड हो। जैसे 2D में होता है तो 4 ऑक्टेंट होते हैं, 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और 3D में 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो उनके साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। क्या होता है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है। x y z 3 एक्सिस हमारे हो जाते हैं ये, और हमें इसको लर्न करने का मेथड क्या होता है, इस टाइप से हमें याद रखना है कहाँ कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस। ये ऑक्टेंट सिस्टम होता है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ, सिक्स, और ये हो गया सेवेंथ, और ये हो गया हमारा। तो देखो इसको हमें कैसे याद रखना है। ये अब इसको यहाँ पर हमने x y z में लिख दिया, तो ये x हो जाएगा, ये y और ये z का एक नया कॉलम बना लेते हैं। ये x, ये y और एक ये z का साइन कन्वेंशन और देखना पड़ेगा। तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं ऑक्टेंट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। तो देखो इसको लर्न करने का सबसे इजी मेथड क्या होता है। क्वाड्रेंट का तो हमें याद ही है, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो वो हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, और फिर एक बार वही रिपीट, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। और फिर z में पहले 4 जो है वो प्लस में, और बाकी 4 जो है वो माइनस में। तो इस तरीके से इनका ऑक्टेंट सिस्टम बन जाता है। जैसे हमसे कहा जाए कि भाई 2, -3, -4 किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस आप देख लेंगे, प्लस माइनस माइनस किस में आने वाला है। तो ये लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस, तो 8th में आ जाएगा, 8th ऑक्टेंट में। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद दो ही इसमें होते हैं, एक डायरेक्शन कोसाइन और एक डायरेक्शन रेशियो। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग हमारी हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। उनको DC भी बोलते हैं। डायरेक्शन का मतलब एंगल से है, और कोसाइन का मतलब कॉस से है। तो कॉस के एंगल जो है, कॉस अल्फा बीटा गामा, उन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन
of a line. Direction cosine of a line. अब ये जो है वो 3D का फर्स्ट वाला ये पार्ट है. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हमने लेट कर लिया एक्स वाई और जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. एक कोई लाइन जो है वो लेट कर लेते हैं, उसकी नेमिंग कर लेते हैं. वो ओपी कोई एक लाइन है, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाती है, वाई एक्सिस से जो है वो बीटा और जेड एक्सिस से वही एंगल जो है गामा. तो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा. लेट यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ओपी मेक्स एन एंगल, लेट ओपी मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with OX, OY and OZ. तो डायरेक्शन कोसाइन को जो है हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये इसको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन जो होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे LMN से. तो लेट द DC डायरेक्शन कोसाइन बी LM and N. L जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा के इक्वल. M जो है वो कॉस बीटा के इक्वल और N जो है वो कॉस गामा के इक्वल. तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. अब एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि जो LMN है उन्हीं को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कहता है. अब कोई ये भी कह सकता है कि यही एंगल तो नहीं है. एक इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ रिड्यूस कर दे, ये लाइन अगर ऐसे आ जाएगी ओपी डैश, तो ये जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी. ये जो एंगल होगा यहाँ से ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा. यही एंगल, ये जो लाइन ओपी डैश है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी. भाई ये एंगल पूरा अल्फा था तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया. सिमिलरली ये पाई माइनस बीटा बना देगी और ये पाई माइनस गामा. यही लाइन जेड एक्सिस से पाई माइनस गामा. इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो सिर्फ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा नहीं होते, वो ये भी हो सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा. कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा. तो यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN भी बोल सकते हैं, माइनस LMN भी बोल सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोल सकते हैं और माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा भी लेट कर सकते हैं. तो जब भी कभी हम डायरेक्शन कोसाइन लेट करेंगे तो हम ये इनमें से कोई भी लेट कर सकते हैं. हम LMN लेट कर सकते हैं और माइनस L माइनस M माइनस N लेट कर ले, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लेट कर ले, या फिर माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा भी लेट कर सकते हैं. तो DC जो है डायरेक्शन कोसाइन हम ये सारे के सारे लेट कर सकते हैं. फिर आता है इसमें DC ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस.
कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, फॉर एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से किसी का अगर हम एंगल मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस का ही डायरेक्शन को साइन हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस से ही, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा 0, बीटा 90 और गामा 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, तो वो 0। एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस का एंगल क्या होगा, 90। और गामा एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस से एंगल क्या होगा, 90। तो एक्स एक्सिस के लिए जब हम डायरेक्शन को साइन लेंगे, cos 0, cos 90, cos 90। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0 और 0। तो DC ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 0 0, ये हम लेट करेंगे हमेशा। DC ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 1 0, क्योंकि पहले जो है वो 90 आएगा, फिर वाई एक्सिस से 0 और फिर 90 आ जाएगा। और DC ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 0 और 1। तो ये हम डायरेक्शन कोसाइन लेट करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। एक तो हमें ये लर्न करना है, एक्स एक्सिस के लिए ये होता है, वाई के लिए ये और जेड के लिए ये। उसके बाद इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अब देखो इसमें 3 डायमेंशन फिगर बनेगा, उसको पहले 2 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो जेई में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए और एनसीईआरटी का तो है ही है। मैंने बोला ना दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप अगर एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो ये जेई का काम इससे होने वाला है अच्छे से, कुछ भी नया नहीं ऐड होने वाला है, थोड़ा बहुत छोड़ दे तो। देखिए ये हमने कोई एक लाइन ओपी लेट कर ली, जिसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है और पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड लेट कर लिए। तो आप जरा आप देखें इसको 3D को हम 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने ये ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो लेट कर ली r है, ये यहाँ से यहाँ तक r है। तो अब इसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एंगल जो है अल्फा है, ये वो पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और ये कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट Q ले लेते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये Q हो जाएगी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है और ये डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट x y और z है। तो x एक्सिस में तो उसने x से ट्रेवल किया होगा, तो ये x हो गया। तो इस ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो x अपॉन r, और कॉस अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं, L। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू एक्स अपॉन आर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, LR। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा MR और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR। ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो 3D में 2D में फिर कन्वर्ट करेंगे, जहाँ अल्फा है वहाँ कॉस बीटा हो जाएगा, और जहाँ x अपॉन आर है वहाँ y अपॉन आर हो जाएगा, तो तीसरे में z अपॉन आर हो जाएगा। तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ज़रा देखो यहाँ पर
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 और OP की वैल्यू जो है वो R के इक्वल है, और OP जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से क्या आने वाली है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, फर्स्ट को, सेकेंड को और थर्ड को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, squaring and adding first, second and third, x² plus y² plus z² इक्वल टू l² plus m² plus n² और इंटू r²। और यहाँ पर हमने देखा ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये कह रहा है कि x² प्लस y² प्लस z² r² की इक्वल l² प्लस m² प्लस n² और इंटू r² से r² कट हो जाएगा, तो l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और l किसकी वैल्यू है, cos अल्फ़ा की, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा DC का रिलेशन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अब इसी को जो है साइन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ से एक रिजल्ट और आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। एक 1 कट हो जाएगा और बाकी दो जो है वो बच जाएगा। इसी से cos 2 अल्फ़ा का भी रिजल्ट एक बार पूछा गया, इसी को cos में कन्वर्ट कर दे तो 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन 2 1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2 1 माइनस cos 2 गामा अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। यहाँ से cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू -1 3 माइनस 4 माइनस 1। एक ये भी रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी रिजल्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, वो सारी बातें अभी हम करेंगे। ये जो रेशियो है और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर्स LMN है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, इन्हीं के प्रोपोर्शनल में
कोई 3 नंबर ए बी सी लेट कर ले जो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये पॉइंट, एनी 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। यहाँ लिख लेते हैं एनी 3 नंबर्स which are proportional to the direction cosine of a line is called direction ratio of a line. Direction ratio of a line. और डायरेक्शन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेते हैं डिनोटेड बाय ए बी सी। जैसे उसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं, इसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो एल एम एन और ए बी सी में क्या रिलेशन हो जाएगा, इस तरीके से रिलेशन होगा कि अगर इनका रेशियो एल है, एम है और एन है, इनके रेशियो प्रपोर्शन में ए बी सी होंगे। ये दोनों में आपस में रिलेशन होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अब एक रिलेशन और आता है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये तो रेशियो का रिलेशन हो गया, एक डायरेक्ट कन्वर्जन भी होता है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। देखिए उसका रिलेशन कैसे बनेगा, लिख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट हेडिंग अपनी यही लिख लेते हैं, conversion of direction ratio to direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन conversion of direction ratio to direction cosine। देखिए हमने लेट कर लिया है कि एल एम एन का जो ये रेशियो है, तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी ये रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं। इसको हमने एक कांस्टेंट के लेट कर लिया और ये पक्की बात है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी A के, M की वैल्यू आएगी B के और N की वैल्यू आ जाएगी C के। L M N तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है और इनका रिलेशन भी हमें पता है कि अगर तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एल एम एन, तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगी के की वैल्यू। तो यहाँ से कन्वर्जन हमको मिल गया कि अगर हमें L चाहिए, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है कि अगर L की वैल्यू क्या है ए के और के की वैल्यू प्लस माइनस में है, तो L इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें ए बी सी पता है तो हम एलिमेंट निकाल सकते हैं।
सिमिलरली एल जैसे लिखा है तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली सी इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया, एन इक्वल टू सी के, यहाँ पर देख लेते ये लिखा हुआ एन इक्वल टू सी के, एन इक्वल टू सी के, तो एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कन्वर्जन हो जाएगा कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, और अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक देखिए, आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक। ओके, तो देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, कन्वर्जन क्या है। अब एक डाउट और आता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना हो या डायरेक्शन रेशियो निकालने हो तो वो कितने पॉसिबल होंगे, क्या किसी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं, तो क्या डायरेक्शन कोसाइन भी इनफाइनाइट हो सकते हैं कि वो मतलब यूनिक होने चाहिए कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर का होगा ऐसे। तो उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं जरा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जैसे सपोज कर लिया हमने, ले लिया एक एग्जांपल ले लिया जिसमें डायरेक्शन कोसाइन हमने लेट कर लिया 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, ये हमने डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लिया। आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर, तो ये वेक्टर आर था, उसके डायरेक्शन कोसाइन ये लेट कर लिया। देन इनके डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकते हैं, देन डायरेक्शन रेशियो आर, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या ये हो सकता है क्या, 1 - 1 1, या फिर क्या ये हो सकता है -1 1 और 1, ये माइनस का ले लेते हैं, और फिर क्या ये हो सकता है 2 - 2 2, या फिर क्या ये हो सकता है लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, या फिर इस तरीके के इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल। देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। ये एल की वैल्यूज़ हैं, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ए बी सी पहले हमने लेट कर लिया। इफ़ ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -1 है और सी इक्वल टू 1 है, तो ज़रा देखो डायरेक्शन कोसाइन का एल का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस के साथ है
तो ये ए की वैल्यू 1 अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखो ये वैल्यू आ रही कि नहीं, 1/√3 प्लस माइनस के साथ आ रही, लेकिन वैल्यू है वही प्लस माइनस के साथ 1/√3। फिर m की वैल्यू भी ऐसे निकालोगे तो माइनस का 1 अपॉन सेम यही आ जाएगी, तो माइनस के साथ आ जाएगा, तीसरा वाला प्लस के साथ आ जाएगा, फिर 1/√3। तो जब हमने इनको लिया तो भी यही देखो एलिमेंट की वैल्यू यही आ रही है सेम, ये प्लस माइनस के साथ -1/√3 और n की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। इसको माइनस प्लस बोल सकते हो आप, माइनस प्लस। अब अगर हमने केस सेकेंड इस टाइप से ले लिया कि a की वैल्यू 2 ले लिया, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2, तब भी देखो एलिमेंट वही आने वाला है, L = a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। चेक करो इसमें भी जरा, देखो क्या सेम आने वाला है कि नहीं। फोर प्लस 4 तो 2 अपॉन ये 12 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये देखो 1/√3 हो गया। तो सेम वही आ रहा है 1/√3, दूसरे में -1/√3, तीसरे में भी 1/√3। अगर हम ये वाला लैम्डा का केस ले लेते हैं, a लैम्डा है, b माइनस लैम्डा है, c लैम्डा है, तो भी एल में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लैम्डा अपॉन 3 λ² यानी λ√3 हो जाएगा। तो तब भी देखो 1/√3 आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन फिक्स है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइट नंबर में पॉसिबल है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आपको लिख लेना है। ये जो हमने ऊपर बातें की हैं उससे क्या पता चलता है, देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ direction ratio for a given vector, but the direction cosine are unique. मतलब एक वेक्टर का एक डायरेक्शन कोसाइन तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कई सारे हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक लिख लेते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात समझ में आ गई। फिर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन का मतलब एंगल से है, कोसाइन का मतलब कॉस से है। कॉस के एंगल के टर्म में लेने से अल्फा बीटा गामा कोई एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है उन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। डायरेक्शन का मतलब एंगल, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा। फिर आपस में उन दोनों में रिलेशन हमने देखा कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होते हैं, LMN और ABC का रेशियो सेम हो। दूसरा हमने देखा कि एक उनका जो तीनों का स्क्वायर है L² + M² + N² 1 के इक्वल है। A² + B² + C² 1 के इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा हमने देखा कि एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमेशा यूनिक होगा, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट नंबर में पॉसिबल है। फिर अब एक दूसरा आता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो कोई दो पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियो होंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो of line joining two point।
दो पॉइंट हमको गिवन है, एक पॉइंट है x1y1 और b पॉइंट है x2y2। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास एक, अच्छा ये 3D में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर z भी लेना पड़ेगा हमको। x1 y1 और z1 की बात अब हमेशा करेंगे, और x2 y2 और z2 की बात। तो ये x1 y1 और z1 हो गया, और ये x2 y2 और z2। तो अगर हम एक वेक्टर OP ले लें तो OP वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1i प्लस x2j प्लस x3k। या x1 y1 z1 ले रहे हो तो x1i प्लस, यहाँ पर हो गया ना x1i प्लस x2j प्लस x3k, ना लेके हम क्या ले ले, यहाँ पर x1 y1 और z1 ले लेते हैं, और दूसरे में x2 y2 और z2 ले लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं। OP वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, O जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OP की वैल्यू हो जाएगी x1i प्लस y1j प्लस z1k। और OQ वेक्टर, ये अगर हमने इसको A नाम दिया है तो ये OA हो गया, और ये OB वेक्टर क्या हो जाएगा, x2i y2j और z2k। तो ये अगर हमें OA और OB पता है और हमें AB फाइंड आउट करना है, तो AB वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे, और z2 माइनस z1 इंटू के। ये AB वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो AB वेक्टर है उनके साथ जो i j k की कोफिशिएंट है, इन्हीं को डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं। तो इसको जरा थोड़ा सही कर देते हैं। ये AB को मिसप्रिंट हो गया, ये AB है और ये OB है, ठीक है। तो अगर ये तो हो गया पूरी बात। अगर हमारे पास A और B जो दो पॉइंट अगर हमको गिवन होंगे, A और B दो पॉइंट अगर हमको गिवन है, तो AB का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू, ऐसे कर लेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मतलब एक पॉइंट होंगे उनको हम x1 y1 z1 लेट कर लेंगे, और एक पॉइंट दूसरा होगा उसको x2 y2 z2 लेट कर लेंगे। और अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है दो पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। Find the DC of the line joining the point, DC मतलब डायरेक्शन रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द DC, डायरेक्शन कोसाइन तो अभी हमने निकालना सीखा, ये है, ये B है, ये C है। और जब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएगा। तो DC ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट -2 कॉमा 4 कॉमा 5 एंड 1 2 3, और हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन रेशियो भी निकालेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्शन कोसाइन भी निकालेंगे।
ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन रेशियो आएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2। अब 3 माइनस 2 के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो ABC मिल गया, ये हो गया ABC, लेकिन हमसे तो कहा गया DC बताना है, अभी तो हमने DR निकाला है। तो DC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और वो भी प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 4, तो 3 अपॉन रूट 17। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 17। और तीसरा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन, तो माइनस 2 अपॉन माइनस प्लस इसमें भी हो जाएगा रूट 17। तो ये किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की वैल्यूज है। तो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो हमें उसका DC और DR निकालना पड़ेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, ये भी फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। और चूंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं तो कई बार वेक्टर का भी यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर एक फार्मूला यहाँ पर हम देखें तो ये फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction ratio are given। दो लाइंस है, पहली वाली लाइन जो L1 है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और जो दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है, और उनके बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा लेट कर लिया, एंगल बिटवीन देम बी थीटा, ये हमने थीटा लेट कर लिया। तो देखिए ये जो थीटा है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब बात आती है कि ये कहाँ से आया, ये हम पहले कर चुके हैं, अभी याद आ जाएगा आपको। देखिए हमने जो पहली लाइन है उसको IJK में लेट कर लिया, ये जो पहली लाइन L1 है इसको हमने लेट कर लिया A1I प्लस A2J प्लस A3K, और जो दूसरी लाइन L2 है उसको लेट कर लिया A2I प्लस B2J, अच्छा A1 B1 C1 है पहले वाले में, A1 B1 और C1, A1I प्लस B1J प्लस C1 के A2I प्लस B2J प्लस C2। तो आपने दो वेक्टर के मिड का एंगल देखा था, दो वेक्टर ये लाइन ही तो हो गए। थीटा अगर हमें L1 और L2 के मिड का निकालना हो, याद होगा आपको दो वेक्टर के मिड का एंगल निकालना, अगर एक वेक्टर A और एक B है, एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा A डॉट B अपॉन मॉड A इंटू मॉड B, तो वही हमें यूज़ करना है यहाँ पर।
क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जब ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू L1 डॉट L2 होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ L1 और मॉड ऑफ L2। तो L1 डॉट L2 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो हम पहले ही स्केलर प्रोडक्ट में जो हमने पढ़ा था तभी हमने कर लिया था। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, हमें डायरेक्ट फार्मूला ये लर्न करना है। अब अगर इसी लाइन की बात करें, इन दोनों लाइन की, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे। केस फर्स्ट, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, तो कॉस 90 इक्वल टू क्या बन जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमको लर्न करना है कि अगर हमें दो लाइंस पता है और वो लाइन को हमें चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हम उनके डायरेक्शन रेशियो को जो है मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और अगर इनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल, इसी का एक दूसरा केस बन जाता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देन क्या हो जाएगा, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो, पैरेलल में हमने पढ़ा है कि इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बस पैरेलल के लिए हमें ये ध्यान रखना है, और परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 देख लेना है। अब अगर यही डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता तो बस A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की जगह LMN आ जाता। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो हमारा केस था ये कब के लिए था, कि जब डायरेक्शन रेशियोज हमको गिवन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। दूसरा देख लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन पता होते तो एंगल्स कैसे निकालते। तो बस वही, कोई चेंज नहीं होता, बस जहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 वहाँ पे LMN आ जाएगा। बस लेट टू लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस
are L1, M1, N1 and L2, M2 and N2, then cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए वहाँ पर तो अपॉन में 1 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अपॉन में 1 हो जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक लाइन के, उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब कॉस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। फिर अपॉन की टेंशन यहाँ पर नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। सेम वैसे ही अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस होगा तो पैरेलल के केस में थीटा 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर के केस में थीटा 90 हो जाएगा। तो थीटा अगर 90 हो गया, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन बन जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो cos 90 0 हो जाएगा। और अगर पैरेलल होंगे तो थीटा 0, इफ लाइंस आर पैरेलल। तो जैसे वहाँ पर हमने A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 किया है, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ये तीनों आपस में इक्वल अगर होते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो कॉस थीटा का ये रिजल्ट हमें लर्न करना है। इसी से एक बार साइन थीटा का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कॉस थीटा का ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है, वैसे ही साइन थीटा का भी एक रिज़ल्ट हो जाएगा। और वो कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये वही है सेम, बस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट होता है अंडर रूट के अंदर साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। जैसे हमारे पास L1 M1 N1 है, याद करने का मेथड कैसा होगा, ये पहले L1 के साथ M2, L2 के साथ M1 का होल स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, फिर M1 के साथ N2 और M2 के साथ M1, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड में क्या हो जाएगा, L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा नाम मैं देता हूँ। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। ये साइन थीटा का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है, जेई में भी पूछे गए और बोर्ड के से भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारे दोनों SW नहीं होंगे तो फिर अगले टर्म पे बात करें। फाइंड द एंगल, और ये लर्न भी कर ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल
between two diagonal of a cube. क्यूब के दो डायगोनल के मिड का एक्यूट एंगल हमको फाइंड आउट करना है। आंसर इसका है cos इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होमवर्क है। एक सेकंड में लिख लेते हैं। A line makes angle alpha beta gamma. A line makes an angle alpha beta gamma delta with four diagonal of a cube. With four diagonal of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta। इसकी वैल्यू जो है वो 4/3 है। cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4/3। ये दोनों क्वेश्चन हमारे होमवर्क है। ये हमें प्रूव। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा देखो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसका कैसे करेंगे। हमें क्या है ऑक्टेंट में 3 डायमेंशन फिगर बनाना क्यूब का और उसके सारे जो है कोऑर्डिनेट सबको लेट कर लेने हैं। x एक्सिस y एक्सिस में अगर डिस्टेंस हमने a लेट कर ली सबकी तो a 0 0 0 a 0 0 0 a ऐसे लेट कर लेंगे। और जब सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमें ये दो डायगोनल कौन उन दोनों डायगोनल के हमें पहले डायरेक्शन रेशियो ढूंढने पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो बहुत इजी होते हैं अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे मान लिया एक कोऑर्डिनेट a 0 0 है, 0 a 0 है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएगा और डायरेक्शन रेशियो भी आ जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन आ गया तो cos थीटा का फार्मूला लगा देना। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 बट ट्राई करना। नहीं होंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे अगले टर्म। नो प्रॉब्लम। ओके चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। बेसिक्स का काम अगले टर्म से जो मेन है वो स्टार्ट करें।